हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व से। वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो शब्द है ये दिया गया था एडवर्ड स्विस के द्वारा। इम्पॉर्टेंट डेटा ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य जो हैं ऑल इंडिया, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है गर्म पानी जो कि असम में है, पाखल तेलंगाना में है, चंद्रप्रभा वाराणसी में है, करेरा जो है वो झांसी में, जय संबद जो है उदयपुर में है। ये सभी जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन्हीं से रिलेटेड मैंने डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। कोई भी जो डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है सब प्रीवियस ईयर डेटा है, ठीक है। तो इसको ज़रूर से याद करिएगा। जय संबद जो है वो उदयपुर में है, नाहरगढ़ जो है वो जयपुर में है, अगस्तमलाई केरल में है, दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अस्कोट और बिनसर ये दोनों ही उत्तराखंड में है, महुआ डांर जो है वो झारखंड में है, पाखुई अरुणाचल प्रदेश में है, भीम बांध जो है वो बिहार में है, बोंदला गोवा में है, ऊषा कोठी जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिस पे प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी से रिलेटेड भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य हम लोग देख लेते हैं लाइन से। पहला है चंबल जो कि इटावा, आगरा, एटा तीनों ही जिलों में इसका अपना प्रपोर्शन है, यहाँ पे ये फैला हुआ है। इसके बाद किशनपुर है। किशनपुर जो है वो दूधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। कतरनिया घाट जो है वो बहराइच में है, सूर सरोवर आगरा में है, सोहागी बरवा गोरखपुर जिले में आता है, महावीर स्वामी ललितपुर में आता है, सुहेलवा जो है ये गोंडा में आता है, नवाबगंज पक्षी विहार है ये उन्नाव में आता है, रानीपुर बांदा चित्रकूट में आता है, चंद्रप्रभा चंदौली में आता है, कैमूर जो है ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है, लाख बहोशी कन्नौज में है, समसपुर रायबरेली, सांडी जो है वो हरदोई में है, बखीरा संत कबीर नगर, पटना जो है वो एटा में है, सुरहाताल बलिया में है, विजय सागर महोबा में है, समान मैनपुरी में है, पार्वती अर्गा गोंडा में है, ओखला गाज़ियाबाद या फिर ग्रेटर नोएडा वाले एरिया में है, और कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये वाराणसी में है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इन पे भी प्रश्न बनने के पूरे चांसेस होते हैं। सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है ये आप लोग घटना चक्र से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन होते हैं। एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। और उसके बाद आता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जिसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो होते हैं उसमें आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। ये सभी जो है ये नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शैल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में क्या फ़र्क होता है ये बहुत आसान है। अक्सर हमने इसके बारे में पढ़ा है कि वो सभी ऊर्जा संसाधन जो कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। वहीं अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की बात की जाए, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो एक बार अगर यूज़ कर लिया जाता है तो इसके बाद ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्स भी कहा जाता है। सोलर एनर्जी की बात करते हैं। सोलर एनर्जी में जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको सौर ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा, और इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है।
इस पे बहुत सारे मिशन जो हैं वो इंडिया में चलाए गए हैं। सबसे पहला जो है वो जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन 2010 में चलाया गया था। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना था 2015 में, जिसको ISA के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ISA जो है वो 2015 में UN की बैठक हुई थी पेरिस में। यहाँ पे इस ISA का जो एक थॉट प्रोसेस था वो मोदी जी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे इसको इंडिया में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2015 में ही, ठीक है। जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है। नेक्स्ट जो है 2024 में एक योजना चलाई गई है जिसको PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कह रहे हैं, 2024 में चलाई गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ जो लाभार्थी घर होंगे उनके छत पे रूफटॉप सोलर पैनल, ठीक है, जो सोलर पैनल है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसकी वजह से उनके घर में मुफ्त बिजली आ सकती है अगर वो लोग सूर्य प्रकाश का सौर ऊर्जा के तहत जो कन्वर्जन है वो सोलर पैनल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आता है बायोडीजल। बायोडीजल जो होता है, ठीक है, जैव ईंधन कहा जाता है इसको। जेट्रोपा जो है वो बायोडीजल की ही एक फसल है। इसी का एक ऑल्टरनेटिव होता है जिसको, ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है पोंगा मिया पिनाटा, ठीक है। इस पे भी प्रश्न पूछे गए हैं तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें 50% तक ओलिएक एसिड पाया जाता है। उसके बाद कुछ जैव ईंधन के कुछ और भी विकल्प होते हैं, जैसे करंज, महुआ, नीम, इन सब से भी जैव ईंधन जो है वो बनाया जाता है। मक्का जो है वो इथेनॉल के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे बायोमास का स्रोत बताया गया है, ठीक। तो सीवेज से बनाया जाता है बायोमास। कृषि व घरेलू अवशिष्ट से बनाया जाता है। जो भी वेस्ट होते हैं उनसे बनाया जाता है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उससे बनाया जाता है। नगर पालिका का ठोस अवशिष्ट होता है, इससे भी बायोमास बनाया जा सकता है। नारियल, मूंगफली के छिलके, धान की भूसी इत्यादि से बायोगैस बनाया जा सकता है। वन एवं लकड़ियों से भी बनाया जा सकता है और जीव जंतु के अवशिष्ट से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी प्रकार के वेस्ट होते हैं इनसे बायोमास बनाया जा सकता है और उससे फाइनली बायो ईंधन यानी कि जैव ईंधन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंट लेजिस्लेचर इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में, भारत में जितने भी पर्यावरण से संबंधित अधिनियम हुए हैं उनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए पार्ट 4A में संविधान के आर्टिकल 51A, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। इसमें रक्षा एवं संवर्धन प्राकृतिक वातावरण ये एक मौलिक कर्तव्य है, ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण का रक्षा करना है एवं उसका संवर्धन करना है, प्रोटेक्शन करना है, साथ ही नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है। ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि आर्टिकल 51A पार्ट 4A से संबंधित है। इसके बाद अगर DPSP की बात की जाए तो पार्ट 4 में आर्टिकल 48A जो है वो संबंधित है राज्य प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा एवं वन्य जीवों व वनों की रक्षा करेगा, ठीक है। ऐसा DPSP में नीति निदेशक तत्वों में भी एक निर्देश दिया गया है कि राज्यों को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे वातावरण, प्राकृतिक वातावरण जो है उसकी रक्षा हो सके, संवर्धन हो सके, साथ ही वन्य जीवों और वनों की भी रक्षा हो सके। UN कॉन्फ्रेंस में जो ह्यूमन एनवायरनमेंट से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में, पहली बार पर्यावरण से संबंधित जो है विचार जो है वो प्रकट किए गए थे, ठीक है। फिर UN की इस बैठक के बाद नेशनल काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग का सेटअप किया गया इंडिया में 1972 में, जिसके तहत 2 बॉडीज़ DST विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, इनका सेटअप किया गया, MOEF का सेटअप किया गया इंडिया में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है एक अधिनियम जिसको जल अधिनियम कहते हैं, वाटर एक्ट 1974 में आता है। यहाँ पे जल संबंधित जो प्रदूषण है उसका नियंत्रण एवं रोकथाम के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रिलेटेड टू वाटर की बात कही गई थी 1974 में जल अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा संवैधानिक निकाय बनाए गए थे, 2 बॉडीज़ बनाई गई थी। एक था CPCB,
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही स्टेट की भी एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। यहाँ पे प्रदूषण का नियंत्रण एवं रोकथाम की बात कही गई थी, जिसके बाद जो जल है उसकी शुद्धता का पुनर्ग्रहण यानी कि रेस्टोरेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर जो है वो किया जाना था, जिसको रिसाइकलिंग ऑफ वाटर भी कहा जाता है। दूसरा आता है वायु संबंधित एक अधिनियम पास किया गया था 1981 में। यहाँ पर भी प्रदूषण का नियंत्रण एवं रोकथाम की बात कही गई थी। लेटर ऑन इसको एक अमेंडमेंट किया जाता है 1987 में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जल से रिलेटेड अधिनियम आता है 1974 में, उसके बाद वायु से रिलेटेड आता है 1981 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ईयर ज़रूर से याद रखिएगा। इसके बाद इसको अमेंड किया जाता है 1987 में। इसके बाद जो भी व्हीकल होते हैं, जो भी वाहन होते हैं, उसके इंजन के लिए एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन बताया गया जिसको भारत स्टेज कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जो ध्वनि प्रदूषण है उसके लिए भी एक्ट बनाए गए थे इसी के द्वारा। इसके बाद आता है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी होती है। उसके बाद ही एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ योजना बनाई जाती है। यहाँ पे जो भोपाल का गैस लीक हुआ था 1984 में हुआ था, और जो गैस लीक होती है वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, EPA की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आर्टिकल 253 के तहत यदि कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, जैसे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था जिसमें UN के द्वारा पर्यावरण के बारे में कुछ चर्चाएं की गई थी, तो इसके तहत इसको फॉलो करने के लिए इंडिया में कोई एक अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, कोई एक्ट बनाया गया है, तो ये आर्टिकल 253 के तहत ही एक EPA की स्थापना की गई, जो कि UN के स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए इंडिया में एक गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 253 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक अम्ब्रेला योजना के तहत आता है, जिसमें कवर किया जाता है वायु से रिलेटेड अधिनियम और साथ ही जल से रिलेटेड अधिनियम। ठीक है, तो कोई भी नई कंपनी जब इस्टेब्लिश की जाती है तो उसमें इन्वायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं जो कि आगे चल के समस्या क्रिएट कर सकता है, ये सभी पहले से ही रोकथाम किए जाते हैं इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेक्शन 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे प्रश्न भी बनते हैं। सेक्शन 19 ये कहता है कि यदि कोई अथॉरिटी है, इसके अगेंस्ट अगर लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि ये प्रदूषण क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल की जा सकती है कोर्ट में। ठीक है, जिसके 60 दिनों के 60 डेज़ के अंदर एक पूर्व सूचना जो है वो प्रदान करनी होती है किसी भी अथॉरिटी पे, किसी भी अथॉरिटी को। तो प्रदान करने के बाद कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की जाएगी और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खुद से संज्ञान लेगा इस कोर्ट केस में। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अभी पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जो भी प्रदूषण के स्रोत हैं उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे EPA काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल 253 इससे संबंधित है और इसका सेक्शन 19 जो है वो किसी एक व्यक्ति को भी एक कंप्लेंट करने के लिए पावर जो है वो प्रदान करता है। इसके बाद कुछ अन्य अधिसूचनाएं आती हैं जो कि EPA 1986 के अंतर्गत ही आती है। सबसे पहला है अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016, जिसको संशोधन करके 2018 में लाया गया था। जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन नियम जो कि 2016 में आया था। ठीक है, तो ये सभी जो है 2016 की ही बात की जा रही है। यहाँ पे जो वेस्ट ट्रीटमेंट है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट प्रबंधन अधिनियम की बात की जा रही है 2016 में। जैव चिकित्सा यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उनके बारे में एक प्रबंधन लाया गया है 2016 में। प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम लाया गया है 2016 में। तो यहाँ पे प्लास्टिक से संबंधित जो वेस्ट होता है उसके लिए भी एक प्रबंधन के लिए अधिनियम लाया गया है। इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, ये भी 2016 में आया था।
ठीक है। तो यहाँ पे ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम जो है वो 2016 में आता है, बट 2018 में इसको संशोधन कर दिया जाता है। बाकी सभी जो जैव चिकित्सा है, प्लास्टिक अवशिष्ट है, ठोस अवशिष्ट है, ये भी सभी 2016 में ही लाया गया था। इसके साथ ही एक खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण और आयात से संबंधित अधिनियम लाया गया था 1989 में। इसके साथ ही पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम 2006 में आया था, जिसको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य ये होता है कि यदि कभी भी कोई कंपनी बनती है, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट बनाई जाती है, या फिर कोई डैम बनाया जाता है, कोई ऐसी परियोजना बनाई जाती है जिससे जो भी प्रभाव उसके पड़ सकते हैं पर्यावरण में, इससे संबंधित एक रिपोर्ट बनाई जाती है पहले। ठीक है। तो वो उस रिपोर्ट में ये फाइनल किया जाता है कि क्या पर्यावरण को कोई नुकसान पहुँच रहा है, और अगर पहुँच रहा है तो उसके रोकथाम के लिए क्या चीज़ें की जा सकती है। ठीक है। तो इसको कहते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम, जो कि 2006 में आया था। इसके बाद कोस्टल एरिया से रिलेटेड कुछ रेगुलेटरी अधिनियम जो है, रेगुलेटरी एक्ट जो है, वो आते हैं 2019 में। इसके साथ ही कुछ इको सेंसिटिव जोन या फिर इको फ्रेजाइल एरिया, ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ ऐसे एरिया जिनमें ज़्यादा खतरा होता है प्रदूषण होने का, ये भी EPA 1986 के तहत जो है, ये कुछ एरियाज़ को ऐसा घोषित किया जाता है कि ये इको सेंसिटिव एरिया है। ठीक है। तो उस पर कुछ ज़्यादा फोकस किया जाता है। साथ ही जो भी प्रदूषण हो चुका है, जो भी एक्स्ट्रा प्रदूषण हो चुका है वहाँ पे, उसके रोकथाम के लिए भी कुछ मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री को के साथ अब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। अब ये मंत्रालय जो है वो MOEFCC बन गया है। ठीक है। तो पर्यावरण चेंज, जो भी पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसको भी इसमें ऐड किया गया है इस मंत्रालय में। इसके अनुसार एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवंशिकी इंजीनियरिंग जो है, एक अप्रेजल कमेटी बनाई गई है। ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे तटीय विनियम क्षेत्र अधिनियम जो है ये पारित किया जाता है 2019 में। इसके साथ ही इसी के अंतर्गत आता है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। तो MOEFCC के अंतर्गत ही आता है एक जल शक्ति मंत्रालय, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इसके साथ ही नेशनल गंगा काउंसलिंग भी आती है। ठीक है। तो यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय के जो एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। इसके साथ ही ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, ठीक है, तो ओजोन की शरण करने वाले जो भी पदार्थ हैं उनसे संबंधित एक अधिनियम आता है जो कि 2000 में ही आता है। ठीक है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेटरी एंड कंट्रोल एक्ट 2000, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। इसके तहत एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही एक सेंट्रल जू अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया जाता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो स्थापित किया जाता है। जो भी संबंधित क्राइम किए जाते हैं वन्य जीव से संबंधित, उसके लिए एक ब्यूरो स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की स्थापना की जाती है 1973 में। ठीक है। तो यहाँ पे 1973 जो ईयर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके बाद इसके तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में। 1974 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल चलाया गया था। गिद्ध से संबंधित प्रोजेक्ट वल्चर चलाया गया था 1981 में। और 1987 में चलाया गया था प्रोजेक्ट राइनो, जो कि गैंडा से संबंधित था। गिर सिंह परियोजना जो है वो भी 1972 में चलाया गया था। इसके बाद प्रोजेक्ट हंगुल आता है, ये 1970 में चलाया गया था। कस्तूरी मृग से संबंधित एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, ये भी 1970 में चलाया गया था। जो कछुआ परियोजना है ये 1975 में चलाई गई थी। ठीक है। तो प्रोजेक्ट
टर्टल जो है वो 1975 में चलाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी से रिलेटेड परियोजना है, ये 1992 में चलाई गई थी। ये भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा में जो डॉल्फिन है उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट है वो 1997 में चलाया गया था। हाथी के अवैध हत्या और निगरानी कार्यक्रम जो है, इसको MIKE कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये 2003 में चलाया गया था। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ जो है वो 2009 में चलाया गया था। ये जो संबंधित आपको सभी अधिनियम पढ़ाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं, इस पे प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जो कि 2001 में आया था। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया था, ठीक है। इसके बाद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE करके एक एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो है, इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम, जो कि 2002 में आया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसके तहत कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है उससे संबंधित कार्य किए गए थे, ठीक है। तो जो भी जैव विविधता है किसी भी राज्य की, उससे संबंधित जो है वो एक संप्रभु अधिकार प्रदान किया गया है किसी भी राज्य को। साथ ही उसके संरक्षण से संबंधित, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम बनाए जाएंगे और साथ ही प्रमोट भी किया जाएगा। इसके लिए एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे पहले है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट की बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जो कि BMC कहलाता है, ठीक है। ये एक लोकल लेवल पे आता है। तो यहाँ पे ये 3 टियर स्ट्रक्चर जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसके पास एक अथॉरिटी होती है कि बिना वारंट जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। कोई भी ऐसा प्राधिकरण यदि है जो कि पर्यावरण से संबंधित जो पोल्यूशन है वो कर रहा है, उसके लिए एक अरेस्ट का वारंट जो है वो भी जारी किया जा सकता है। तो मतलब ये एक तरह का क्राइम होता है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है वो नुकसान पहुँचा रहा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ सम्मेलन दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले है रामसर कन्वेंशन, 1971 में आ रहा है, जो कि वेटलैंड से संबंधित है, ठीक है। आर्द्र भूमि से संबंधित एक कन्वेंशन है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे बस आप लोग ईयर याद कर सकते हैं और इसका जो उद्देश्य है वो भी एक संबंधित उद्देश्य जो है वो भी याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है साइट्स, CITES, और ये 1973 में आता है। इसमें जंगली जानवर और पौधों के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, इससे इनके अस्तित्व में कोई खतरा ना आ सके, इसके लिए साइट्स का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। अभी यहाँ पे हिंदी में भी इसी तरह से लिखा जाएगा, तो इसलिए इसको इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आता है बॉन कन्वेंशन, ठीक है। इसको ऐसे इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है बॉन कन्वेंशन, जो कि 1973 में आया था। इसे जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो भी प्रवासी पक्षी होते हैं, ये एक देश से जब दूसरे देश में जाते हैं तो इनसे संबंधित एक अधिनियम जो है वो बॉन कन्वेंशन में बनाए गए हैं, जो कि 1979 में आता है। इसके बाद आता है वियना कन्वेंशन, जो कि 1985 में आता है। वियना कन्वेंशन, इसमें प्रत्येक देश द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसको COP कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी, वियना कन्वेंशन को भी हम लोग ओजोन से रिलेटेड समझ सकते हैं। ओजोन परत से संबंधित जो भी लॉस हो रहा था उसके लिए 1985 में वियना कन्वेंशन का प्रभावी किया गया था, ठीक है। तो ये प्रभावी होता है 1988 से, और 2009 में यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इसी से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, जो कि 1987 में आता है। इसमें भी ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, इसके उत्पादन और खपत से संबंधित एक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की कोशिश की गई थी 1987 में, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है बेसल कन्वेंशन,
जो कि 1989 में आता है। इसका जो मुख्य फोकस है वो विकासशील और अविकसित जो देश हैं इनमें जो खतरनाक कचरे की आवाजाही है इसको रोकना, और दुनिया भर के देशों के बीच में जो एक डेंजरस वेस्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इसके लिए इसको रोकने के लिए एक बेसल कन्वेंशन किया जाता है 1989 में। इसके बाद आता है जैव विविधता पर कन्वेंशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन 1992 में आता है, जिसमें जैव विविधता से संबंधित कुछ अधिनियम पारित किए गए थे। ठीक है, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट जो है वो रियो डी जेनेरियो में स्थापित की जाती है, इसलिए इसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको UNFCCC के नाम से जाना जाता है। ये भी 1992 में पारित किया गया था। इसका जो लक्ष्य है वो है ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय जो सांद्रता है इसको कम करने के लिए एक प्रतिबद्ध तरीके से कार्य करना। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है 1992 में साइन किया गया था। इसके बाद आता है रियो शिखर सम्मेलन, जो अभी मैंने आपको बताया रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, 1992 में होता है। तो यहाँ पे कई सारे अधिनियम पास किए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिक प्रथाओं की जांच करना, महासागरों की रक्षा करना, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन को कम करना और साथ ही सतत विकास लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये रियो शिखर सम्मेलन 1992 में ऐसे कुछ विचार किए गए थे। इसके बाद आता है UNCCD। ठीक है, तो ये UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है। यहाँ पे जो मरुस्थलीकरण हो रहा है इसके रोकथाम से रिलेटेड एक कन्वेंशन जो है 1994 में आता है। इसके तहत उज़्बेकिस्तान के समरकंद में ये एक कन्वेंशन होता है, जिसमें डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो भी अधिनियम थे वो पास किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो भूमि है जो कि मरुस्थल में कन्वर्ट हो रही है, किस लिए हो रही है और क्या वजह है, इससे रिलेटेड जो रोकथाम है ये UNCCD के द्वारा किए जाते हैं 1994 में। इसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में आता है। इसके तहत जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं उनको कम करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही CO2 के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए विकसित देशों के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के तहत 6 ग्रीन हाउस गैसों पर इसको लागू करने की बात की गई है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन जो है वो मेन गैसेस हैं। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल, जो कि 2000 में आता है। ठीक है, 2000 में आता है। यहाँ पे कार्टेजेना प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कार्टेजेना प्रोटोकॉल, इसमें जैव सुरक्षा से संबंधित कुछ अधिनियम जो हैं वो पारित किए गए थे। इसके बाद आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि 2001 में आता है। इसके तहत पर्यावरण में जो लगातार कार्बनिक प्रदूषण है इसके प्रसार को कम करने की बातें कही गई थी। ठीक है, 2001 में समझौता होता है आधिकारिक तौर पे, और 2004 से ये प्रभावी होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में। ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो एक 1972 में भी आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्टॉकहोम में 2 कन्वेंशन की बात कही जा रही है, एक इम्पॉर्टेंट है 1972 और दूसरा है 2001 का। इसके साथ ही और भी कन्वेंशन जो है वो स्टॉकहोम में हुए हैं, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। इसके बाद आता है UNREDD, जिसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो वनों को काटने से और साथ ही वन के जो क्षरण से उत्सर्जन जो भी गैस होती है इसको कम करने के लिए एक जलवायु परिवर्तन के तहत एक कन्वेंशन जारी किया गया था, जो कि 2008 में आता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है नागोया प्रोटोकॉल, जो कि 2010 में आता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जैविक संसाधनों से रिलेटेड है, जिसमें इसके संरक्षण की बात की जा रही है, उपयोग की बात की जा रही है, एक सस्टेनेबल उपयोग की बात की जा रही है, सतत उपयोग की बात की जा रही है जैविक संसाधनों के, और इसके साथ ही
इसके लाभ और साझाकरण की बात की गई है। नगोया प्रोटोकॉल जो है वो 2010 में आया था। इसके बाद 2013 में आता है मिनामाटा कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के तहत पर्यावरण को पारा और उसके यौगिकों, मतलब जो मरकरी होता है और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं, इनके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए एक मिनामाटा कन्वेंशन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनामाटा डिजीज़ भी होती है। ये किससे संबंधित होती है? मरकरी से संबंधित होती है, और इसी से संबंधित एक मिनामाटा कन्वेंशन जो है वो 2013 में लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगी इसी के बाद। यहाँ पे अभी हम लोग COP 21 से जो आगे के सभी अधिनियम आते हैं या फिर जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग प्रदूषण और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रदूषक जो होते हैं जिस पे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही कुछ आने वाले जो दिन हैं, इनमें 108 दिन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर होने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ये आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेक्चर ख़त्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जिसका ज़रूर से आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन जो समिति है, ये कब गठित की गई थी? ये जो अधिनियम है इससे संबंधित वो कब आया था, ये आपको बताना है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके साथ ही जल अधिनियम, वाटर एक्ट, जिसमें प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन की बात की जा रही है, ये कब आया था? और साथ ही एयर एक्ट, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है वो कब आया था? इसके साथ ही जो समान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे स्थित है? और इसके साथ ही पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, लेक्चर ज़रूर से रिवाइज करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस पे जो प्रश्न बनने की संभावना होती है वो मैक्सिमम होती है। यहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई गई है उसको आप लोग ज़रूर से याद करिएगा। जो भी अधिनियम बताए गए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इससे संबंधित प्रश्न आने की भी संभावना ज़्यादा होती है, तो ज़रूर से याद करिएगा। इसीलिए मैंने लेक्चर को शॉर्ट रखा है आज, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है आप लोगों को। जो भी डेटा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है इसको ज़रूर से याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी ये जो सभी सम्मेलन हम लोग पढ़ रहे हैं इसी से कंटिन्यू किया जाएगा, और साथ ही पोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। धन्यवाद।